नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स प्राइमरी सुपर टेट शायद अध्यापक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का हम जो बुक आती है उसका हम भारतीय भूगोल वाला जो कि हमारा टॉपिक है 9वां, उसको हम पढ़ रहे थे। तो 9वां हमारा टॉपिक था भारतीय भूगोल, उसको पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको 2 पार्ट जो है करा चुका हूँ। आज हमारा जो होगा वो होगा तीसरा पार्ट होगा। तो पार्ट नंबर इस बार हमारा तीसरा होगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा। इस टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में कराने का लक्ष्य रखा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा दिया हुआ था। तो मैंने कहा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कम से कम आधा घंटे की तो मैं वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। लेकिन ये टॉपिक इतना लंबा था कि एक वीडियो में ख़त्म करना हमारे के लिए काफ़ी मेहनत का कार्य था, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में बनाने का प्रयास किया। आपको भी समझ आएगा और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल का आज हमारा तीसरा पार्ट होगा। तो ये पार्ट भी ध्यान रखिएगा, तीसरा क्रम से देखिएगा, प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है सुपर टेट ऑल सब्जेक्ट के नाम से। तो प्रश्न नंबर 82 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हमारा स्टार्ट हो गया है प्रश्न नंबर 83। तो प्रश्न नंबर 83 करा कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। अब यहाँ पर किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो अगर राज्य की अगर हम बात करें तो वो हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर का 83 का शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक में, डी वाला विकल्प जो है 83 का सही हो जाएगा। कर्नाटक में शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। यहाँ से बिजली, कोलार की खानों, बेंगलुरु और मैसूर की ऊनी और रेशम कपड़ों की मिलों और अन्य नगरों व गांवों को दी जाती है। इसका निर्माण 1902 से विद्युत उत्पादन किया जाता है इस परियोजना के द्वारा। प्रश्न नंबर 84 है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है वो आपको बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई का एक बेटा था जो कि बेटे को लेकर युद्ध में जो है इन्होंने मारी गई थी। तो बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई का बांध जो है स्थित है। ट्रिक से जोड़ लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी से 25 किमी दूर बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भूभागों की सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 85 कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है वो आपको बताना है। पोंग बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 85। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो बांध है ना वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 85 का। पोंग बांध को ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुउद्देशीय परियोजना ब्यास नदी पर बनी है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त सहयोग भी है इस पोंग बांध को बनाने में। प्रश्न नंबर 86 कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना है। इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 86 का। तो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 को रखी थी। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा चुंबकित बांध का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 87 भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो चीनी की बात करेगा तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादक उत्तर प्रदेश में चीनी होता है। व्याख्या: भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है
भारत देश में वस्त्र उद्योग के पश्चात चीनी उद्योग दूसरे सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत कहा जाता है। तो वस्त्र के बाद इसका दूसरा स्थान है चीनी उद्योग का, और भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और उपभोग भी चीनी का सबसे ज़्यादा करता है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह जो है प्रश्न नंबर 88 का अखबारी कागज उद्योग के लिए नेपा नगर फेमस है। डे वाला विकल्प सही हो जाएगा। भारत में अखबारी कागज के लिए नेपा नगर मध्य प्रदेश का कारखाना विख्यात है, जो मैसूर के कर्नाटक, वेलपुर केरल और सांगली महाराष्ट्र तथा दीमापुर नागालैंड अन्य अखबारी कागज के उत्पादक केंद्र हैं। वर्तमान में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में है, जहां टीटागढ़, नैहाटी, हावड़ा, वाईसपेरिया आदि प्रमुख केंद्र है। आंध्र प्रदेश में कागज नगर तिरुपति, राजमुंद्री और महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, इंदौर तथा शहडोल, बिहार में डालमिया नगर, हरियाणा में यमुना नगर आदि प्रमुख नगर हैं जो कागजी उद्योगों के लिए। प्रश्न नंबर 89 है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा शहर है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 89 का। तो कौन सा शहर है आपको बताना है। तो देखिए, अगर वस्त्र उद्योग की बात करें सबसे बड़ा शहर तो मुंबई हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। कई लोग तो सूरत पर जाएंगे, लेकिन नहीं, मुंबई जो है सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। अहमदाबाद नगर में देश का सर्वाधिक संख्या में 72 कारखाने कार्यरत हैं। मुंबई के वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, जहां कारखानों की संख्या 63 है तथा उत्पादक सर्वाधिक है। सूरत भी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, जहां 17 मीलें हैं कानपुर में। प्रश्न नंबर 90, इनमें से किस शहर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो हम किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में स्थित कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत में स्थित कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है वो आपको बताना है। तो किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा डी वाला महाराष्ट्र राज्य जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रादेशिक राजमार्ग जो है देखने को मिलते हैं। तो डी वाला विकल्प। सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है। भारतीय सड़कों की लंबाई, कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई के संदर्भ में क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रश्न नंबर 92 के दक्षिण, उत्तरी, दक्षिण व पश्चिम, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, कहाँ पर होता है? ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और प्रश्न अच्छा भी है, और इसका विकल्प भी दिख गया। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, झांसी में है, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन होता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा दक्षिण उत्तर गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं रेखाएं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 93 की वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है, ये कहाँ से गुजरता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 93 का। और ये कहाँ से गुजरता है? तो जो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद शहर है ना, वहाँ से गुजरने का कार्य करता है। तो सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। वाराणसी के कन्याकुमारी से जोड़ने वाली ग्रेट डेक्कन राजपथ हैदराबाद से गुजरती है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2369 किमी है। ज्ञात है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 47A है, जिसकी लंबाई 6 किमी लगभग है। बाकी वाराणसी से कन्याकुमारी जोड़ने वाला। प्रश्न नंबर 94 की कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है।
प्रश्न नंबर 94 है कि कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, किसको नहीं जोड़ता है, इसमें से एक को जोड़ता है। तो वेलगांव को जो है ये नहीं जोड़ता, बाकी मड़गांव को, रत्नागिरी और उडुपी को जोड़ने का कार्य करता है कोंकण रेल मार्ग। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा, वीरखेड़, चिपलून, रत्नागिरी, राजापुर, कड़ाल, स्वातवादी, गोवा के पेरनेम, वीरना, मड़गांव, केनकोना तथा कर्नाटक को करवार, अंकोला, हुन्नवर, भटकल, कुणापुर, उडुपी, थोंगरू, मंगलौर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किमी है। ये इस रेल मार्ग पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को प्रारंभ हुआ था। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं, क्योंकि दूरी जो है घट जाती है इससे जो है कोंकण मार्ग को बनने की वजह से। 95 भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की गई थी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 95 का कब शुरू की गई थी तो 1853 में। और पहली बार मुंबई से ठाणे जो है 34 किमी लंबी जो है पहली बार रेल चली थी, तो ये वाला विकल्प भी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 1953 में मुंबई के ठाणे के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल मैनचेस्टर में चली थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो 1905 में की गई थी। रेलवे वित्त को वर्ष 1924-25 ई में एक्वर्थ कमेटी, याद रखिएगा, एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्यतः राजस्व से अलग कर दिया गया था। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। ठीक, और विवेक राव समिति के द्वारा इसको एक कर दिया गया बाद में। फिर अभी एक्वर्थ कमेटी के द्वारा अलग किया गया और फिर अब जो है इसको एक कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 96 भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह इसमें से कौन सा है भारत का? प्रश्न नंबर 96 कह रहा है। और कौन सा विकल्प है तो वो पारादीप जो उड़ीसा का है वो सबसे ज़्यादा गहराई वाला बंदरगाह है, दिए गए विकल्प के आधार पर। नहीं तो हम किसके साथ जाते सबसे गहराई वाले बंदरगाह पर, किसके साथ जाते हम? चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। बंदरगाहों के पारादीप बंदरगाह सर्वाधिक गहराई वाला 1800 मीटर है, 7 मीटर है। बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। इस भारत के समुद्री तट किनारे पर स्थित सबसे बड़ा समुद्री तटों में से एक है। यह बंदरगाह एक कृत्रिम हाइवर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर स्थित है। लेकिन सबसे गहरा की अगर हम बात करें ना तो वो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो सबसे गहरा वाला बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह वो है, प्राकृतिक रूप से वो बना हुआ बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 97 की निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? पूर्वी तट का नहीं है, भाग नहीं है, वो आपको बताना है इसमें से कौन सा बंदरगाह पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ कौन सा? तूतीकोरी, पारादीप, कांडला बंदरगाह गुजरात में थी। पश्चिम के साइड हो जाएगा सी वाला, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मार्मागोआ, न्यू मैंगलोर, कोच्चि आदि बंदरगाह जो है पश्चिम के साइड हैं। पश्चिम के साइड और पूर्व के साइड कौन कौन से? तो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन आदि बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 98 हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? आयात का मतलब आता है बाहर से खरीदा जाता है और निर्यात का मतलब है निकालना अपने देश से, जो भी प्रोडक्ट होते हैं बाहरी देश में बेचना। तो आयात हल्दिया बंदरगाह से हम किसका करते हैं? तो हम करते हैं पेट्रोल का आयात सबसे ज़्यादा करते हैं। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल की स्थिति हल्दिया बंदरगाह कोलकाता तक न पहुंचकर पाने वाला बड़े बड़े जलाशयों को नीले विषय रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। इसे पेट्रोलियम आयात की विशेष सुविधाएं विकसित की गई है। निकट में ही हल्दिया रिफाइनरी की स्थापना भी किया गया है। प्रश्न नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है? तो गुजरात का एक वो बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। तो
सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा 99 का। गुजरात राज्य में स्थित कंडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के कोलकाता में स्थित है। मुंबई और कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूर्वी तट में बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र भी वाला बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह, जहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, टोल टैक्स जिसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 100, कांडला बंदरगाह स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 100। और काफ़ी सटीक प्रश्न का विकल्प दिया गया है तो ध्यान से इसका उत्तर आप बताइएगा। कच्छ की खाड़ी में जो है कांडला बंदरगाह स्थित है, ध्यान रखिएगा। बंगाल के कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया जा रहा है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल 101 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादक में प्रथम स्थान है। और पूछेगा कि गेहूं उत्पादक में कौन सा प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंजाब हो जाएगा गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान। चावल भारत का मूल पौधा है। यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न है जो भारत के चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। 102 प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 102 का। तो कौन है भैया? तो वो है हमारा खाद्यान्न वाला चावल। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उपभोग के अनुसार प्रथम 3 खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं और मोटे अनाज। प्रश्न नंबर 103, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से बताया गया है। किसे चावल का कटोरा वाला क्षेत्र कहा जाता है? प्रश्न नंबर 103 का। तो कृष्णा और गोदावरी वाले जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं ना, उनको चावल के कटोरा की संज्ञा दिया जाता है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 कह रहा है कि किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 104। और विकल्प हमारा सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि उत्पादक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ धान की पैदावार अधिक होती है। यहाँ पर 1500 से अधिक किस्म के चावल पैदा होते हैं, जो राज्य की 85% जनसंख्या कृषि पर निवास करती है। राज्य की, उसी राज्य की, छत्तीसगढ़ की। प्रश्न नंबर 105, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो वो हमारा पंजाब हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा 105 का ए वाला विकल्प। प्रश्न के आधार पर आपको मारना है। प्रश्न व्याख्या, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक में उत्तर प्रदेश पैदा होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब प्रथम स्थान पर है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री का तापमान, लगभग 85 सेमी औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें माध्यम ताप मध्यम वर्षा कहा जाता है। देश में गेहूं की कृषि सकल कृषि क्षेत्र में लगभग 15.5 भाग पर की जाती है। देश के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 106 है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कौन से प्रदेश में? तो वो कर्नाटक का कुर्ग जिला जो है कॉफ़ी उत्पादन में काफ़ी अग्रणी स्थान होता है। 106 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत के अधिकांश अर्बेनिया किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इसके बागान लाल लौहमय मिट्टी वाले क्षेत्रों पर विकसित किए गए हैं। कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्र में मुख्यतः कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राज़ील का है और कॉफ़ी के बागान को
फेजेंडा कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और ब्राज़ील जो है विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान रखता है, और भारत में कर्नाटक। प्रश्न नंबर 107, किस राज्य भारत के किस राज्य के गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है गन्ने की खेती के लिए? प्रश्न नंबर 107, तो कौन सा राज्य? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश, और सबसे उत्पादन में अधिक उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 107, और ये कौन सा है? 107 108 प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र जो है कहाँ पर उत्पादित होता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पर जूट उत्पादित होगा। हमारा विकल्प बी वाला पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र सही हो जाएगा। वर्तमान समय में जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, और देश का लगभग सभी जूट 5 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में उगाया जाता है। ये जूट की किस्में हैं। प्रश्न नंबर 109, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है वो आपको बताना है भारत का। प्रश्न नंबर 109, तो कौन है? इस विकल्प के आधार पर बताइए। प्रश्न नंबर 109, तो अगर सबसे ज़्यादा कपास की बात करें तो वह है महाराष्ट्र, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। भारत में कपास का उत्पादक स्थल माना जाता है। विश्व का 20% कपास उत्पादन क्षेत्र भारत में, जबकि उत्पादन केवल 9% होता है। भारत में सर्वाधिक कपास महाराष्ट्र के पैदा की जाती है। इसके पश्चात गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। वर्तमान में अग्रणी 4 उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा है कपास उत्पादन में। और प्रश्न नंबर 110, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से वो आपको बताना है। तो इसका भी विकल्प प्रश्न नंबर 110 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 2014-15 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, और सोयाबीन का आधे से अधिक उत्पादन इसी प्रदेश के प्राप्त है। प्रश्न नंबर 111 है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित होती है वो कहाँ से? तो कश्मीर में केसर उत्पादित होता है। बी वाला विकल्प 111 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। काजू का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। भारत संसार का सबसे बड़ा काजू निर्यातक देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा काजू निर्यातक देश, जो कि भारत बेचता है दूसरे देशों में काजू, तो पहला स्थान पर है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 112, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पर होता है? प्रश्न नंबर 112, तो कहाँ पर होता है? केरल में होता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाए। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक केरल राज्य में होता है। यह द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु और तृतीय स्थान पर कर्नाटक राज्य आता है रबड़ उत्पादक में। प्रश्न नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन बी है कि पीत क्रांति तिलहन उत्पादन, और सी भूरी क्रांति विद्युत उत्पादन, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। तो प्रश्न नंबर 113 का हमारा सी वाला विकल्प गलत है, क्योंकि भूरी क्रांति जो है विद्युत उत्पादन से संबंधित नहीं होता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। भूरी क्रांति जो है विद्युत उत्पादन से नहीं होता है संबंध, इस चीज को ध्यान रखिएगा। झींगा उत्पादन से संबंधित होता है भूरी क्रांति। देखिए, भूरी क्रांति का ताप विद्युत से नहीं अपितु उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है। उर्वरक उत्पादन से देखिए भूरी क्रांति का संबंध होता है। नीली क्रांति मत्स्य, पीली क्रांति तिलहन, हरित क्रांति खाद्यान्न और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित होता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, और गोल क्रांति आलू गोल होता है और रजत जो है अंडा होता है। और प्रश्न नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अभी इस प्रश्न आया था, अग्रणी राज्य कौन था? तो केरल था। तो डी वाला विकल्प 114 का हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15,
भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ अवस्थित है? 115 प्रश्न कह रहा है कि कहाँ पर अवस्थित है, वो आपको बताना है। तो देखिए, हीरा संस्थान की अगर हम बात करते तो ये सूरत में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। गुजरात के सूरत में जिले में 1978 में भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प बी सत्य हो जाएगा। भारतीय दलहन या दाल अनुसंधान अवस्थित है, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ। विभिन्न जो अनुसंधान थे वो कहाँ अवस्थित थे भारत के, मैंने एक वीडियो सामने ब्लैक बोर्ड पर आकर डिटेल में बताया था। अगर वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न आप जरूर सही करेंगे। कानपुर का नाम आता है दलहन या दाल उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं, संस्थान जो है स्थित है। बी वाला विकल्प जो है हमारा 116 का सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1966 में समन्वित दलहन अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की गई थी। 1977 में परियोजना निदेशालय के रूप में गठित किया गया था। कालांतर में 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्देशालय स्तर पर उन्नयन करके संस्थान का दर्ज दिया गया। इस प्रकार कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान 5 सितंबर 1943 को अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया था। तो ये 5 सितंबर 1993 में अस्तित्व में आया था। वन अनुसंधान संस्थान, ये भी अगर वो बड़े होंगे हमारे वीडियो को देखेंगे तो ये भी आपको पता होगा। देहरादून का नाम सुने होंगे ना, वहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। 17 का सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 118 है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी कहते हैं, वो कहाँ अवस्थित है? विकल्प भी आपको दिख रहा है, राजस्थान के जोधपुर में अवस्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न नहीं हो सकता है जितना ये है। जोधपुर में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको कजरी कहते हैं, राजस्थान के जोधपुर में। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी जोधपुर में अवस्थित है। हैदराबाद में कृषि अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 119, भारत का वन्य जीव संस्थान जो है अवस्थित है, ये कहाँ पर? 119 का जो है वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, तो ये भी देहरादून में स्थित है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। भारतीय चावल शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है, वो आप बताइएगा। प्रश्न नंबर 120 का कटक, उड़ीसा के कटक में स्थित है। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। भारत का चावल शोध संस्थान की स्थापना उड़ीसा के कटक जिले में की गई थी, जो जहाँ पर चावल के अनेक नवीन प्रजातियाँ निकाली जाती है। और अब हमारा अगला प्रश्न 121, जो सहायक अध्यापक 2018 की भर्ती में पूछा गया था। वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश 2017-18 की जो रिपोर्ट के अनुसार। प्रश्न नंबर 122, लोकटक झील, अभी मैंने बताया मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न 2018 के विकल्प में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 123 जो है कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है? तो कांडला बंदरगाह, इसका एक नया नाम भी परिवर्तित होकर हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र, टोल टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ता है। तो ये थे हमारे जो है पार्ट 3 भारतीय भूगोल वीडियो का। जल्दी अगला पार्ट 4 जो है हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे, और लास्ट इस टॉपिक का पार्ट होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।